Brought to you by Sensodent K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। गर्मियों में हमारे शरीर की मुसीबतें थोड़ी बढ़ जाती हैं। मसलन तेज़ धूप से हमारी स्किन का बुरा हाल हो जाता है। गर्मी की वजह से हमें कमज़ोरी महसूस होती है, चक्कर आने लगते हैं, और अगर लू लग गई तब तो बुरा हाल हो जाता है। इस लिस्ट में एक समस्या और जोड़ लीजिए, तेज़ गर्मी और उमस से फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचता है। ऊपर से इस मौसम में आंधी चलती है, धूल मिट्टी भी बहुत उड़ती है, इसलिए कई लोगों को बार बार एलर्जी होती है। साथ ही छींकें, खांसी, जुकाम, बहुत बलगम आने लगता है। अगर तेज़ गर्मी और उमस से आपकी सांस भी फूलती है और ये सारी दिक्कतें होती हैं, तो आज का एपिसोड ख़ास आपके लिए है। देखिए, ज़रूरी है अपना बचाव करना और परेशानी शुरू होने के शुरुआती संकेतों को समझना। तो चलिए डॉक्टर से जानते हैं कि गर्मी के मौसम में हमारे फेफड़ों को क्या नुकसान होता है, किन लक्षणों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही जानते हैं बचाव और इलाज। देखिए, अभी समर सीजन है। हीट वेव्स के साथ साथ ह्यूमिडिटी का भी फ्लक्चुएशन होता है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि बीच बीच में बारिश भी आती है। तो हीट और ह्यूमिडिटी का लंग हेल्थ पे एक बड़ा असर पड़ता है, क्योंकि हीट वेव्स के साथ साथ ह्यूमिडिटी अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ट्रिगर है, जो अगर हम जो हमारे लंग और एयरवेज को इन्फ्लेम करता है, उसमें सूजन पैदा करता है। जब सांस की नलियों का सूजन होता है तो उससे बलगम ज़्यादा बनता है, म्यूकस ज़्यादा बनता है, और अल्टीमेटली व्यक्तियों को खांसी, सांस फूलना और बलगम निकलना, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं जब आप अचानक से अपने आप को इन कंडीशन में एक्सपोज करते हैं। इसके साथ साथ समर सीजन में पॉलेंस भी आते हैं। पॉलन अपने आप में एक और ट्रिगर है जो इन बीमारियों को बढ़ा सकता है, एक्सासर्बेट कर सकता है। कुछ कुछ कंडीशंस में बीमारियां जैसे आस्थमा, सीओपीडी, ब्रोंकिएक्टिसिस, ये सारी इन वेदर में इनका फ्लेयर अप्स होता है, जिसमें अचानक मरीजों के सिम्टम्स बढ़ जाते हैं, जैसे खांसी, सांस फूलना, नाक से पानी आना, बलगम निकलना और वीज आना। ये सारे कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि एक फ्लेयर अप्स के मरीज में हम लोग देखते हैं। इसके अलावा अगर आप इंटेंस हीट में बाहर आते हैं, वो अपने आप में सांस की नलियों में सूजन पैदा कर सकता है। पहली चीजें हैं कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, मतलब पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं समर के समय में, क्योंकि अगर आप पानी पिएंगे, अपने आप को हाइड्रेटेड रखेंगे, तो अंदर में बलने वाला बलगम भी वो थिन हो सकता है, जो कि जिससे हम लोग इजीली क्लियर कर सकते हैं। दूसरा, हम लोग जितने एलर्जेंस हैं उसको अवॉइड करें। तो जब भी आप बाहर निकलें तो आप मास्क लगाएं। मास्क लगने से जो या तो पॉलन या फिर पॉल्यूशन, दोनों से आप बच सकते हैं। तीसरा, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज में कुछ इनहेलर्स और टैबलेट्स आपके पल्मोनोलॉजिस्ट ने आपको दिए होंगे, कृपया उसका रोजाना इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हम मेंटेनेंस ट्रीटमेंट में होते हैं तो हम बीमारी को बढ़ने से रोक सकते हैं। चौथा, अगर आप स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग बंद करें, क्योंकि स्मोकिंग अपने आप में इंडिपेंडेंट ट्रिगर होता है। इंडोर पॉल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे घर के अंदर के पॉल्यूशन भी हमारे इन बीमारियों में अफेक्ट कर सकते हैं। तो घर में जैसे किचन में का धुआं, घर में झाड़ू बहारू लगाने का धुआं, घर के अंदर स्मोकिंग करने का धुआं, ये सारी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। अगर किचन में आपका ज़्यादा किचन फ्यूम्स आ रहा है तो एग्जॉस्ट का इस्तेमाल करें। अगर आप घर में की सफाई हो रही हो तो दरवाजे को खुला रखें, ताकि वो धूलकण घर के बाहर निकल जाए। स्मोकिंग जैसे मैंने बोला है कि उसको बंद करना चाहिए। इसके अलावा जो आप अपने ट्रीटमेंट जो आपके दिए गए हैं उसमें कॉम्प्लायंट रहें। जिन व्यक्तियों ने वैक्सीन नहीं लगाए हैं निमोनिया और फ्लू के, वो निमोनिया और फ्लू के शॉट्स लगाएं। अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, और खाने में हरी साग सब्जी, एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा अच्छा होता है लंग हेल्थ के लिए, तो उसको भी यूज़ करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अगर आपके सिम्टम्स, लक्षण अचानक से खराब हों, जैसे सांस ज़्यादा फूलने लगे, व्हीज ज़्यादा होने लगे, खांसी ज़्यादा बढ़ जाए, बलगम का कलर चेंज होने लगे,
ये सारे साइंस एंड सिम्टम्स हैं कि आपका डिजीज फ्लेयर अप हो रहा है। इस केस में शीघ्र मेडिकल सलाह लेना अच्छा रहेगा, ताकि अर्ली ट्रीटमेंट करके हम लोग इसको अंडर कंट्रोल कर पाए। तो अगर हम लोग इन सब बातों का ध्यान रखें तो आने वाले समर सीजन और ह्यूमिडिटी से अपने आप को बचा सकते हैं। गर्मियों में हमें तरह तरह के इन्फेक्शंस होने लगते हैं, एलर्जी भी बहुत जल्दी होती है, इसलिए अपना खास ख्याल रखें, धूल मिट्टी से बचकर रहें, सिगरेट शराब से परहेज करें, पानी खूब पिएं, जब भी बाहर निकलें तो मास्क लगाएं। अगर आपको फेफड़े से जुड़ी कोई भी बीमारी है तो इस मौसम में अपना बहुत ध्यान रखें। कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। अगर आप बात बात पर एंटीबायोटिक्स खाते हैं तो कुछ समय बाद ये दवा असर नहीं करेगी। जानिए क्यों। जब भी हमें शरीर में कहीं दर्द उठता है, बुखार चढ़ता है या एलर्जी होती है, तब हम क्या करते हैं, अपने पास वाले मेडिकल स्टोर जाते हैं और भैया को अपनी तकलीफ सुनाते हैं। भैया हमें कुछ दवाओं का नाम बताते हैं और हम बिना कुछ जांचे उन्हें खरीद कर खा भी लेते हैं। कई बार ये दवाएं एंटीबायोटिक्स भी होती हैं, इनका असर तो होता है और ये एक आदत बन जाती है। हर बार बीमार पड़ने पर हम डॉक्टर के पास जाने के बजाय मेडिकल स्टोर से अपने आप एंटीबायोटिक्स लेकर खा लेते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो सावधान हो जाइए। एंटीबायोटिक्स के बेधड़क इस्तेमाल से आपके शरीर में एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होने लगता है। आगे बढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है। देखिए, जब हम बार बार एंटीमाइक्रोबियल दवाई खाते हैं, जैसे कि एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल, एंटीफंगल या फिर एंटीपैरासिटिक्स, तब बैक्टीरिया धीरे धीरे इन दवाओं के प्रति प्रतिरोध विकसित कर लेते हैं, यानी दवा के खिलाफ अपनी खुद की एक इम्यूनिटी पैदा कर लेते हैं। ऐसे में जब हम बैक्टीरिया को मारने वाली कोई दवा खाते हैं तो असर नहीं करती और फिर हमारे शरीर का जो इन्फेक्शन है जल्दी ठीक नहीं हो पाता। इसे ही एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि AMR कहते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आपने किसी चोर को डांटा कि वो चोरी ना करे, लेकिन चोर ने फिर भी चोरी की। क्यों? क्योंकि उसे डांट खाने की आदत हो चुकी है, वो एकदम बेशर्म बन चुका है, इसलिए आपकी फटकार का कोई भी असर नहीं हुआ। बिल्कुल यही बैक्टीरिया और एंटीबायोटिक्स के साथ भी होता है। द लैंसेट जर्नल में छपी एक रिसर्च के मुताबिक हर साल करीब 50 लाख लोग इसी एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस यानी कि AMR की वजह से मर जाते हैं। अनुमान है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से हर साल 77 लाख लोगों की मौत होती है। इन मौतों का एक बहुत बड़ा कारण AMR है। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में सीनियर रिसर्च स्कॉलर और AMR पर लैंसेट की सीरीज के को-ऑथर प्रोफेसर रामनन लक्ष्मी नारायण बताते हैं कि साल 2019 में भारत में 10,43,000 से ज़्यादा मौतें एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से हुई थी। AMR बहुत ही तेज़ी से दुनिया भर में अपने पैर पसार रहा है। एंटीबायोटिक्स के ज़्यादा इस्तेमाल से एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का रिस्क बढ़ रहा है, जो किसी महामारी से भी बड़ा खतरा है। WHO की एक स्टडी के मुताबिक AMR से दुनिया में हर साल करीब 50 लाख लोगों की मौत हो जाती है। यही हाल रहा तो साल 2050 तक मौतों का यह आंकड़ा 1 करोड़ के पार चला जाएगा। अगर AMR हो जाए तो बीमारी का इलाज करना मुश्किल हो जाता है। सिर्फ यही नहीं, दूसरे इलाज जैसे कि कोई सर्जरी, C-सेक्शन से महिलाओं की डिलीवरी और कैंसर की कीमोथेरेपी बहुत जोखिम भरी हो जाती है। अब AMR से निपटने के लिए हमें तुरंत कदम उठाने की ज़रूरत है और ये कदम उठाना मुश्किल नहीं है। द लैंसेट के मुताबिक AMR से जुड़ी मौतों को कम किया जा सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि अपने हाथों को अच्छे से धोएं, अस्पतालों में मेडिकल उपकरणों को रोज़ साफ़ किया जाए, पीने के पानी को साफ़ किया जाए और बच्चों को लगाई जाने वाली सारी वैक्सीन समय पर लगाई जाएं। ऐसा करके निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 7.5 लाख से ज़्यादा जानें बचाई जा सकती हैं। साथ ही बिना डॉक्टर की सलाह के कभी भी एंटीबायोटिक दवाई ना खाएं। डॉक्टर भी एंटीबायोटिक तभी लिखते हैं जब बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत होती है। समझे। अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी 86 हेल्थ टिप। वैसे तो प्याज और लहसुन एक परफेक्ट जोड़ी है, पर कई लोगों को ऐसा लगता है कि इन्हें साथ में नहीं पकाना चाहिए। अब इनको साथ में पकाने के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, एक्सपर्ट से जानते हैं। हमारे घरों में जब भी खाना बनता है तो उसमें हम प्याज और लहसुन का कॉम्बिनेशन ज़रूर डालते हैं। इनसे खाने का स्वाद बढ़ जाता है, लेकिन कई लोग ये मानते हैं कि प्याज और लहसुन साथ में पकाने से टेस्ट भले ही बढ़ जाता हो, लेकिन ये हेल्दी नहीं है। प्याज और लहसुन को साथ में पकाने के क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, ये हमें बताया डाइटिशियन सुनीता त्रिपाठी ने।
डाइटिशियन सुनीता बताती हैं कि प्याज और लहसुन पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। दोनों में ही ढेर सारे विटामिन और मिनरल्स पाए जाते हैं। प्याज की बात करें तो इसमें विटामिन सी, बी विटामिन, पोटाशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये शरीर के सेल्स में आई सूजन को दूर करते हैं और हमारी बीमारियों से जो लड़ने की ताकत है उसे बढ़ाते हैं। प्याज खाने से हाई बीपी कम करने में मदद मिलती है और दिल की सेहत भी सुधरती है। वहीं लहसुन में औषधीय गुण पाए जाते हैं। ऐसा आमतौर पर इसमें पाए जाने वाला जो एलिसिन होता है उसके कारण होता है। प्याज की ही तरह लहसुन भी हमारे दिल का ख्याल रखता है और हमारी इम्यूनिटी बढ़ाता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं। लहसुन खाने से कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, साथ ही ब्लड प्रेशर घटाने में मदद मिलती है। जहाँ तक बात दोनों को साथ में पकाने की है तो चाहे लहसुन हो या प्याज या कोई दूसरी सब्जी, पकाने से उनके पोषक तत्वों में बदलाव आता ही है। गर्मी के संपर्क में आते ही पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो थोड़ी कम हो जाती है। हालांकि प्याज और लहसुन को पकाने से इनके फायदे पूरी तरह ख़त्म नहीं होते। जब हम प्याज को पकाते हैं तब क्वेरसेटिन जैसे कुछ एंटीऑक्सीडेंट खाने में बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जब दोनों को साथ में पकाया जाता है तब दोनों के तत्व आपस में मिल जाते हैं। इसे खाने का पोषण थोड़ा बढ़ जाता है, लेकिन ये फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप खाना सही आंच पर पकाएंगे। डाइटिशियन सुनीता आगे बताती हैं कि प्याज और लहसुन के पोषक तत्वों का पूरा फ़ायदा लेने के लिए खाने को हमेशा धीमी या फिर मीडियम आँच पर ही पकाएं। तेज़ गैस पर खाना बनाने से पोषक तत्व कम होने लगते हैं, लेकिन हल्की आंच पर भूनने से या उबालने से खाने के जो पोषक तत्व हैं वो सुरक्षित रहते हैं। वहीं लहसुन को पकाने से 10 से 15 मिनट पहले ही छील कर रखिए। खाने को ज़रूरत से ज़्यादा ना पकाइए, इससे लाभकारी तत्व नष्ट हो जाएंगे। अगर मुमकिन हो तो आप अपने खाने में कच्चा प्याज और लहसुन शामिल करिए। इन्हें आप अपने सलाद के तौर पर खा सकते हैं। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।